नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में पिछले महीने भर से हर सप्ताह हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि अब अगले बुधवार को ही मतदान होने वाला है और शनिवार को यानी एक हफ्ते में नतीजे आ जाएंगे। तो इस हफ्ते दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजदीप सरदेसाई, जो कि पिछले 1.5-2 महीने से करीब भारत भ्रमण पे थे और अब दिल्ली में लौट के आ गए हैं। राजदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद। हाँ, मैं मेरी किताब को लेकर देश भर में घूम रहा हूँ और उसका हिंदी अनुवाद भी आ रहा है अगले महीने। लेकिन हाँ, अब वापस काम पर, और खास करके दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली में तो रहना जरूरी है जी। तो राजीव, पिछले महीने जब हमने आपसे बात की थी साप्ताहिक सभा में, तो उसमें चलते चलते ये बात हुई थी कि दिल्ली का चुनाव कैसे लग रहा है। तब आपने ये कहा था कि इस बार टक्कर होगी दिल्ली में, मतलब केजरीवाल नेता नंबर 1 है दिल्ली के, लेकिन फिर भी दिल्ली में टक्कर होगी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये आपने 1 महीने पहले बात कही थी। अब आप दिल्ली में वापस आ गए, दिल्ली में घूमे भी हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? देखिए मिलिंद, मैं सीटों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले साल जब भी सीटों का अनुमान हुआ तो अक्सर पत्रकार गलत निकलते थे, खास करके हरियाणा में। उसके बाद मैं थोड़ा बच रहा हूं आपसे ये कहना कि किसको कितनी सीटें आएंगी। मैंने जैसे 1 महीने पहले कहा था, टक्कर है। टक्कर का मतलब है कि 2015 और 20 में मिलिंद आपने देखा था, चुनाव नतीजे और एक माहौल जो था वो एक तरफा हो गया। इस बार माहौल तो एक तरफा नहीं है। माहौल देखकर ऐसा लगता है कि टक्कर जरूर है, खास करके जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है। भाजपा ने जो अपना अपना अपने एफर्ट्स किए 2015 और 20 में चुनाव में दिखी नहीं थी, कम से कम दिख रही है। तो माहौल देखकर लगता है टक्कर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि दिल्ली की गणित और दिल्ली की जो डेमोग्राफिक्स है, जो उस दिल्ली का जो पॉपुलेशन है, उसको देखकर अभी भी लगता है कि आम आदमी पार्टी को जरूर एक तरह से आप कह सकते हैं अभी भी एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास नेता भी है और उनके पास काडर भी है, संगठन है उनका जमीन पर। और जो दिल्ली की डेमोग्राफिक्स है, जिसमें 12 सीटों पर जो मुस्लिम वोट महत्व रखता है और 12 सीटें जो एससी की हैं, ये 24 सीटें जो है, इनको लेकर एक तरह से आम आदमी पार्टी को जरूर एक एडवांटेज हो सकता है। और एक फैक्टर मैं कहूंगा मिलिंद, जो मुझे लगता है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वो है महिला फैक्टर। हमने बार बार पिछले साल भी कहा था, जिस पार्टी को महिला वोट मिलता है वो चुनाव जीतती है। ये अब तय है हमारे भारतीय राजनीति में। और मैं जब अभ्यास कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को ये महिला वोट काफी एडवांटेजेस था। और मैंने किसी एक बड़े पोलस्टर का भी कुछ दिनों पहले पोल देखा है, जिसमें अभी भी 8-9% महिलाओं में अरविंद केजरीवाल को एक एज नजर आता है। तो इस वजह से मैं कहूंगा जरूर अभी भी आम आदमी पार्टी को एडवांटेज हो सकता है, लेकिन स्थिति 2015 और 20 जैसी नहीं है, जिसमें चुनाव बिल्कुल एक तरफा था। माहौल जरूर टक्कर का है। ये तो राजदीप, आपने ये जो 2 फैक्टर की बात की, एक तो महिला फैक्टर की और दूसरा जो मुस्लिम और दलित सीटों की बात की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 20 से 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर जो है प्रभावित करते हैं। तो इस बार एक जो फैक्टर हमें देखने मिल रहा है कि कांग्रेस भी अब, खास करके राहुल गांधी, बड़े एग्रेसिवली कैंपेन करने के लिए आ गए हैं। तो उनकी नज़र भी इन्हीं मुस्लिम बहुल सीटों पर है या दलित बहुल सीटों पर है। तो क्या ये जो लेट कैंपेन शुरू किया एक तरह से राहुल गांधी ने, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? कांग्रेस मतलब ये गेम में नहीं है। मिलिंद, आप कह रहे हैं अग्रेसिव कैंपेन। मुझे अभी तक उस तरह का अग्रेसिव कैंपेन नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने एक रैली शाहदरा में की थी, 2 दिन पहले उन्होंने 2 और रैलियां की थी। शाहदरा में एक बड़ा मुस्लिम तबका भी है, शायद कुछ हद तक वो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां 2020 में दंगे हुए थे, वहां जो मुस्लिम समुदाय है, मैं 2 दिन पहले वहां ऐसे ही घूम रहा था, वहां लोगों में एक नाराजगी जरूर है आम आदमी पार्टी से। तो कुछ एरियाज हैं जहां मुस्लिम वोट कुछ हद तक कांग्रेस के पास जा सकता है। लेकिन मैं उस तरह का अग्रेसिव कैंपेन नहीं देख रहा जिस तरह की उम्मीद थी।
तीन चार ऐसी सीटें हैं जहां जरूर कांग्रेस के कैंडिडेट्स अच्छी फाइट में हैं और अच्छी फाइट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि आम आदमी पार्टी कितना कैंपेन कर रही है और कांग्रेस कितना कैंपेन कर रही है, तो जमीन आसमान का फर्क है। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है, जीवन मरण की लड़ाई है, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही है। और काडर जो है, विशेषतर चुनाव आजकल हम देखते हैं संगठन और काडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस का वो संगठन काडर उस तरह का नहीं है जिससे ऐसा लगे कि कांग्रेस रेस में है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को क्या 4.5%, 4.5% वोट मिला था। वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस चाहेगी उसको दुगना करे तो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती है आम आदमी पार्टी को। लेकिन अगर कांग्रेस डबल डिजिट नहीं पहुंचती है तो फिर कांग्रेस डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनती है। डबल डिजिट अगर कांग्रेस पहुंचने लगे, 10, 12, 15% अगर पहुंचने लगे, एमसीडी पोल में हमने देखा था जहां कांग्रेस अच्छा कर रही थी वहां आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और इस वजह से कांटे की टक्कर बिल्कुल बन गई थी। इस समय यह कहना कि पूरी दिल्ली में कांग्रेस उस तरह का प्रदर्शन कर सकती है, मुझे वो नजर जमीन पर इस समय नहीं आ रहा है। अगर वाकई राहुल गांधी पहले दिन से चुनाव में जुट जाते, पूरी तरह से ताकत झोंक देते, तो मैं समझता कुछ फर्क थोड़ा बहुत पड़ सकता था। लेकिन 2-3 दिन पहले तो वो मऊ में रैली कर रहे थे, मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ रैली कर रहे थे, जबकि चुनाव दिल्ली में हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस 7-8 दिन बाकी है, पूरी ताकत झोंकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ है? अगर ये नेता पूरी तरह से ताकत झोंके तो थोड़ा बहुत जरूर उनको एक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इस समय वो नजर नहीं आता। वहीं केजरीवाल मुझे लगता है हर नुक्कड़ सभा से लेकर बड़ी सभा लेने के लिए तैयार है। और ये एक बड़ा फर्क है, जब आप पूरी तरह से ताकत झोंकते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। अब अक्टूबर के बाद जब से वो जेल से निकले हैं, अरविंद केजरीवाल तो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आम आदमी पार्टी को जरूर है। प्रधानमंत्री जी जो है उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, उस तरह का उनको केवल दिल्ली पर फोकस वो नहीं कर पाते हैं। तो राजीव, आपने जो कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर, तो बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि डबल डेटिंग कर रही है केजरीवाल और राहुल गांधी। तो ये महू के रैली से पहले राहुल गांधी की शेड्यूल थी रैली दिल्ली में और वो रद्द करनी पड़ी क्योंकि ये बताया गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स हैं वो सारे, आज अखिलेश यादव भी यहाँ पर केजरीवाल के लिए कैंपेन कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को कहा है कि आप कैंपेन कीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। तो सचमुच में क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है? कांग्रेस चाहती है कि भाई आम आदमी पार्टी को जीतने दिया जाए, बीजेपी को नहीं जीतने दिया जाए, या मतलब ये साफ नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि महू की रैली के पहले लग रहा था कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, और अब जो महू से लौट के आए तो राहुल गांधी ने बिल्कुल केजरीवाल भ्रष्ट है, उन्होंने झूठ बोला, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तो इसको कैसे समझे हम? इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए ना, पिछले 8 महीनों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रिलेशनशिप जो है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी गरम कभी नरम। आप लोकसभा चुनाव दिल्ली में साथ में लड़ते हैं। राहुल गांधी हरियाणा की जब मीटिंग हुई थी सीडब्ल्यूसी में, वहां उन्होंने कहा था हम तैयार है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, हम 6 सीट देंगे, हरियाणा कांग्रेस इस पर आगे कार्रवाई करे। हरियाणा कांग्रेस ने हाथ खड़े किए और उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी से। उसके बाद फिर राहुल गांधी जब जो कांग्रेस के नेता यहाँ है, देवेंद्र यादव अपनी यात्रा निकालते हैं, तो शुरुआत में तो राहुल गांधी उनके साथ नजर नहीं आए। फिर ये कहा गया कि कोई बैकरूम डील हो सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, लेकिन चुनाव होते होते अजय माकन, अन्य जो दिल्ली कांग्रेस के नेता है, उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया, उसके बाद ऐसी भी बात हुई कि आम आदमी पार्टी ने कहा कांग्रेस को हटा दीजिए इंडिया अलायंस से। और कई, मुझे जो जानकारी है, कई इंडिया अलायंस के पार्टनर ने राहुल गांधी को फोन करके कहा कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं चलेगा। शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए। और फिर अब जैसे आपने कहा, अब लास्ट स्ट्रेच में कांग्रेस बिल्कुल मैदान में आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है, कह रही है भ्रष्ट है, एंटी कई आरोप लगा रही है। तो ये ब्लो हॉट, जब आप कभी गरम कभी नरम होते हैं, तो ये दुविधा केवल हमारी नहीं, हम जो विश्लेषक है हमारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ही है।
कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता जो है वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से टक्कर देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पंजाब के नेता है, अभी भी अमृतसर में मेयर चुनाव हुआ, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने हमारे खिलाफ नाइंसाफी की है। तो पंजाब के नेता, दिल्ली के नेता, जो स्थानीय नेता है वो आम आदमी पार्टी के कट्टर विरोधी है। लेकिन जो कांग्रेस का हाई कमांड है वो अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि किस लेवल पर हम ये लड़ाई को ले जाएं। और वही दुविधा तो है कांग्रेस की। इसी वजह से मैंने कहा कोई अग्रेसिव कैंपेन उस तरह का नजर नहीं आता जिस तरह का नजर आना चाहिए अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। जब आप चुनाव में पड़ते हैं, केवल मैदान में रहना काफी नहीं है, आपको चुनाव जीतने के लिए पूरी मशक्कत लगानी पड़ती है, जो इस समय कांग्रेस में नजर नहीं आती है। और उसका थोड़ा बहुत फायदा आम आदमी पार्टी को राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस पूरी ताकत झोंक देती, अपने बड़े बड़े नेताओं को लाती कहीं से भी, खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अगर पूरी तरह से कैंपेन में जुट जाते, तो मुझे लगता है उसका असर जरूर थोड़ा बहुत हो सकता था और आम आदमी पार्टी को नुकसान। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं, अपना जो हाई कमांड है अभी तक पूरी तरह से अपना मन नहीं बना पाई है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी के साथ फ्यूचर में कोई अलायंस हो सकता है, या ये रिलेशनशिप अब यहां खत्म हो गई है? क्योंकि इंडिया अलायंस के, जैसे आपने सही कहा, जितने भी पार्टनर्स हैं वो दिल्ली आकर कैंपेन आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं। जी। तो राजीव, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गया, 27 साल हो गया, 1998 के बाद में सत्ता से बाहर है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये बीजेपी का बेस्ट चांस है? पिछले 10 सालों में बीजेपी कहाँ खड़ी हुई है इस बार? देखिए, बीजेपी मुझे लगता है 1993 में पिछली बार दिल्ली जीती थी। उसके बाद यानी 31 साल बीजेपी दिल्ली नहीं जीती है। एक ऐसी दिल्ली जहां बीजेपी के कई नेता यहीं से आए थे। एक जमाना था कि लोकसभा के बड़े चुनाव होते थे तो लाल कृष्ण आडवाणी यहीं से लड़ते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी मुझे लगता है दिल्ली से लड़े हैं। विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, कई बड़े नेता हुए हैं बीजेपी के जो दिल्ली की राजनीति से उभर कर आए हैं। अब जब दिल्ली की जो डेमोग्राफिक्स है, जो यहाँ का की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जिस तरह से वो बदली है, जिस तरह से लोग, जिसे बाहरी या पूर्वांचली समुदाय जिस तरह से आ गया, जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियां बढ़ी है दिल्ली में, करीब ऐसी मुझे लगता है 22% है जो झुग्गी झोपड़ी या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहती हैं। उस वोट को अपनी तरफ करने में बीजेपी को अभी भी मशक्कत करनी पड़ी है। हाँ, पूर्वांचल का वोट थोड़ा बहुत आ सकता है, जाट गुज्जर में जरूर, आउटर दिल्ली में बीजेपी ने बहुत कोशिश की है इस बार कि वहां वोट बदले, लेकिन बीजेपी का कोर वोट 35 से 40% दिल्ली में रहा है। और जो कांग्रेस का वोट था दलितों में, मुसलमानों में, वो वोट बहुत गरीबों में, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को गया है। जब तक बीजेपी को वो गरीब तबका, झुग्गी झोपड़ी, दलित, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना दिल्ली में मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या बदल गई है। और इसी वजह से मुझे लगता है बीजेपी के सामने एक चुनौती है। बीजेपी ने 2015 और 20 में एक फेस देने की कोशिश की, किरण बेदी 2015, मनोज तिवारी 2020। अब बीजेपी जान गई है फेस में हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि फिर वो केजरीवाल बनाम कौन उसमें पड़ना ही नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के लाभार्थी वर्ग को जो उन्होंने तैयार किया उसको लेकर, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी खासकर मध्यम वर्गीय कॉलोनीज में बढ़ी है। अब आरडब्ल्यूए मध्यम वर्गीय कॉलोनीज तय नहीं करते कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, वो तय होता है इन झुग्गी झोपड़ियों में, गरीब तबकों में, महिलाओं में, दलितों में, मुस्लिम में। ये वोट जब तक नहीं बदलता तब तक बीजेपी, मुझे लगता है, पूरी तरह से बहुमत मिलना मुश्किल है। लेकिन 2020 के मुकाबले मुझे लगता है उन्होंने फाइट ज्यादा की है इस बार, और एंटी इनकम्बेंसी है ना मिलिंद, करीब 19 कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल ने बदले। उसके बाद तीन कैंडिडेट, राखी बिरला, मनीष सिसोदिया और एक कैंडिडेट जिसकी सीटें उन्होंने बदली है। यानी एक अरविंद केजरीवाल को भी मानना पड़ेगा कि उनके खिलाफ या उनके एमएलए के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी उसका कितना फायदा उठा पाती है इस समय,
वो अभी तक अनसर्टेन है। आउटर दिल्ली में कुछ नजर आ रहा है कि वहां जरूर बीजेपी कुछ हद तक पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा कर रही है, लेकिन क्या पूर्व दिल्ली और जो गरीब तबका है उसमें कितना वो असर कर पाती है, इस पर अभी भी एक बड़ा सवाल है। कोई उस तरह की बीजेपी अभी तक बनी नहीं है जो सब समुदाय को लेकर दिल्ली में नंबर 1 पार्टी बन पाए। तो आखिर में राजीव, मुझे पता है कि आप सीटों पर भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन एक अगर टेक लेना हो कि भाई क्या हो सकता है अगले शनिवार को जब नतीजे आएंगे, तो आप क्या सिनेरियो देखते हैं उसमें? देखिए मिलिंद, अब ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो भी मैं कहूंगा फिर कोई क्लिप कर देगा, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं, मैं ये कहूंगा कि देखिए 70 सीटें हैं, 20 से 22 ऐसी सीटें हैं दलित बहुमूल्य झुग्गी झोपड़ी मुस्लिम सीटें, जो मैं कहूंगा वहां बीजेपी का जीतना अभी भी मुश्किल है। तो बीजेपी इज गोइंग इनटू दिस रेस विद अबाउट 50 सीट्स। बीजेपी को 50 सीटों में 36 सीटें लानी पड़ेगी अपने बल पर सरकार बनाने के लिए, जो आसान नहीं है। तो बीजेपी का बेस्ट केस सिनेरियो है कि एक त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, आम आदमी पार्टी को वो इतना कमजोर कर पाए कि हम आम आदमी पार्टी 36 तक ना पहुंचे, कांग्रेस का वोट थोड़ा बढ़ पाए। ये उनका बेस्ट केस सिनेरियो है। आम आदमी पार्टी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कुछ हद तक उनको नुकसान जरूर पहुंचाएगी, लेकिन महिला वोट, दलित वोट के बनाम पर अभी भी आम आदमी पार्टी हाफ वे मार्क क्रॉस करने की स्थिति में नजर आ सकती है। और कांग्रेस जो है, अगर वो डबल डिजिट ना पहुंचे तो इसका जरूर फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा माहौल जरूर टक्कर का है, फाइट का है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की, मैं बार बार कहता हूं, जनसंख्या जिस तरह से है, जो उनकी डेमोग्राफिक्स इस सिटी की है, उसमें आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से हराना या ध्वस्त करना इस समय बहुत मुश्किल है। केजरीवाल अपनी इलाकों में जहां वो उन्होंने फ्री पावर दिया हो या फ्री बिजली दी हो या फ्री बस राइड, इसको हम ना भूले, ये फ्री बस राइड बहुत बड़ा मसला है। मैं कुछ महिलाओं से मिला जो बस में जा रही थी, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों के पर मुझे लगता है अभी भी अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से साफ करना आसान नहीं होगा। हमारे न्यूज चैनल्स पर डिबेट यमुना पर होती है, अन्य विषयों पर, एयर पोल्यूशन, ये जो मुद्दे हैं वो है मुद्दे, लेकिन उस झुग्गी झोपड़ी में जो वोटर है या जो दलित वोटर है, जो लो इनकम वोटर है, उसके लिए वो उतना मायने नहीं रखता है जितना शायद मध्यम वर्गीय और अपर क्लास वोटर्स के लिए एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन इश्यूज हैं। yes, so my overall text, आम आदमी पार्टी में कम डाउन, 62 सीटें मिली थी, इस बार कम होने की पूरी, उनकी सीटें काफी हद तक कम हो सकती है, लेकिन आई वुड स्टिल से दैट दे सीम टू हैव, और 6 दिन अभी भी कैंपेन के बाकी है, तो लास्ट स्टेज में कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी स्टिल हैज द एज इन दिल्ली, अनलेस कांग्रेस, जब तक कांग्रेस 10% पार नहीं करती है और त्रिशंकु यानी 3 कॉर्नर फाइट नहीं कर पाती है, तब तक मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी को जरूर एडवांटेज है, लेकिन बीजेपी इज डूइंग मच बेटर दिस टाइम कंपेयर टू 2020। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। तो राजदीप ने हमें समझाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जो कि बुधवार को जिसके लिए मतदान होना है, शनिवार को नतीजे आने वाले हैं, उसमें क्या संभावनाएं बन रही है। संभावना ये दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को एडवांटेज है, लेकिन पिछली बार से उनकी सीटें घट सकती है। अब कितनी सीटें घटेगी ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि कांग्रेस का कैंपेन अभी हफ्ते भर पहले ही शुरू हुआ है, और कांग्रेस अगर डबल डिजिट में जाती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर हो सकती है। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।